हेलो बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं 9th का चैप्टर निर्धनता एक चुनौती। ये इको का 3rd चैप्टर है और इस अध्याय में निर्धनता के विषय में चर्चा की गई है। निर्धनता मीन्स गरीबी, जो भारत की सबसे बड़ी चुनौती है, जो स्वतंत्र भारत के सम्मुख एक सर्वाधिक कठिन चुनौती है। इंडिया के स्वतंत्र होने के बाद सबसे मतलब अगर हम विकास नहीं हो पा रहा है इंडिया का, तो वो क्या प्रॉब्लम है? तो क्योंकि गरीबी ज़्यादा है, इंडिया के अंदर गरीब लोग ज़्यादा हैं। उदाहरणों द्वारा इस बहुआयामी समस्या की चर्चा करने के पश्चात यह अध्याय सामाजिक विज्ञानों में निर्धनता के प्रति दृष्टिकोण की भी चर्चा करता है। उदाहरणों द्वारा इस बहुआयामी समस्या की चर्चा, मतलब गरीबी के कारण एक समस्या नहीं आती, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। बंदा अनपढ़ रह जाता है, बंदे के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता, बंदे की हेल्थ खराब हो जाती है। तो इसलिए बहुआयामी समस्या का है, एक समस्या के कारण बहुत सारी समस्याएं आ जाती है, इसलिए इसको बहुआयामी समस्या का है। उदाहरणों द्वारा इस बहुआयामी समस्या की चर्चा करने के पश्चात यह अध्याय सामाजिक विज्ञानों में निर्धनता के प्रति दृष्टिकोण की भी चर्चा करता है। भारत तथा विश्व में निर्धनता की प्रवृत्तियों को निर्धनता रेखा की अवधारणा के माध्यम से समझाया गया है। भारत और दुनिया में निर्धनता की प्रवृत्तियों को एक निर्धनता रेखा, पॉवर्टी लाइन के द्वारा समझाने की कोशिश की गई है। इंडिया में भी और इंडिया से बाहर जो देश हैं वहाँ पर निर्धनता की प्रवृत्तियों को समझाने के लिए पॉवर्टी लाइन, जिसको हिंदी में निर्धनता रेखा कहा जाता है, उसके द्वारा समझाने की कोशिश की गई है। निर्धनता के कारणों एवं सरकार द्वारा किए गए निर्धनता निवारण के उपायों की चर्चा भी की गई है। और इस चैप्टर में हम निर्धनता के कारण क्या है, निर्धनता क्यों कहीं पाई जाती, किसी देश में लोगों में निर्धनता पाए जाने के कारण, ये भारत में ही हम करेंगे, भारत में निर्धनता क्यों पाई जाती है, इसके क्या कारण है और सरकार ने क्या कदम उठाए हैं निर्धनता को दूर करने के लिए, उसकी भी चर्चा इसमें करी जाएगी। निर्धनता की आधिकारिक अवधारणा को मानव निर्धनता तक विस्तृत करके अध्याय का समापन किया गया है। जो निर्धनता की अवधारणा है, इसको मानव निर्धनता कहा गया है। और ये जो निर्धनता को जो मानव निर्धनता कहा गया है, ये इसका मीनिंग क्या हो गया, जो विशाल मीनिंग हो गया है। क्योंकि जो निर्धनता होती है, निर्धनता का मतलब ही तब है अगर इससे प्रॉब्लम मनुष्य को प्रॉब्लम हो रही है, मानव को प्रॉब्लम हो रही है। तो निर्धनता नाम ही तब पड़ा है जब मनुष्य निर्धन हुआ और उसको प्रॉब्लम आई, बहुत सारी प्रॉब्लम आई, गरीब हुआ। गरीबी का मतलब ही मनुष्य के साथ जुड़ा हुआ है। अगर किसी चीज के कारण मनुष्य को प्रॉब्लम आती है तो ही वो उसका चीज का मतलब होता है। तो निर्धनता भी मनुष्य को तकलीफ देती है, इसलिए इसको मानव निर्धनता तक कहा गया है। परिचय। अपने दैनिक जीवन में हम अनेक ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं कि वे निर्धन हैं। हर रोज हम बहुत सारे लोगों को मिलते हैं और जिनको देखकर ही हमें पता चल जाता है कि वो व्यक्ति गरीब हैं। वे गांवों के भूमिहीन श्रमिक भी हो सकते हैं। और ये एक क्वेश्चन भी आता है कि जो गरीब हैं वो कितने तरीके के गरीब लोग पाए जाते हैं। तो वो आप इसको ध्यान से सुनते जाना कि हम अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखते हैं और सोचते हैं कि पता चल जाता है उनको देख के कि वो गरीब है। तो कौन से लोग गरीब होते हैं? गांव के अंदर वो गरीब होते हैं, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, जिनके पास जमीन होती है वो तो किसान होते हैं।
जिनके पास अपनी जमीन होती है तो वो समृद्ध किसान होते हैं, अमीर किसान होते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास कोई जमीन नहीं होती, वो दूसरे की जमीनों पर मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। तो ऐसे लोग गाँवों में, ऐसे लोग जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती, उनको भूमिहीन श्रमिक कहा जाता है और वो निर्धनों में आते हैं। भूमिहीन श्रमिक नंबर 1 ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन श्रमिक निर्धन होते हैं। और शहरों की भीड़ भरी झुग्गियों में रहने वाले लोग भी, और शहर के अंदर वो लोग जिनके पास रहने के लिए अपना घर नहीं होता और वो वहाँ रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। और वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, थोड़े बहुत नहीं, वो जो झुग्गियों में रहने वाली होती हैं लोग होते हैं, वो बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास अपना घर नहीं होता। तो ग्रामीण क्षेत्र में निर्धन कौन होते हैं? जो भूमिहीन श्रमिक होते हैं। शहरों में भीड़ भरी झुग्गियों में रहने वाले लोग। दो आगे कौन से लोग निर्धन होते हैं क्वेश्चन आ जाए तो एक ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन श्रमिक, शहरों में भीड़ भरी झुग्गियों में रहने वाले लोग। वे निर्माण स्थलों के दैनिक वेतनभोगी श्रमिक भी हो सकते हैं। और वे वो लोग भी हो सकते हैं जो शहरों के अंदर जो निर्माण चल रहा होता है, घरों की उसारी हो रही होती है, तो वहाँ पर जो डेली वेजेस के ऊपर लोग काम करते हैं, श्रम मजदूर काम करते हैं, वो भी निर्धन लोगों में आते हैं। वे निर्माण स्थलों के दैनिक वेतनभोगी श्रमिक भी हो सकते हैं, जहाँ पर बिल्डिंगें बन रही होती है और मतलब किसी भी तरीके का निर्माण हो रहा होता है। वहाँ बहुत सारे मजदूर होते हैं जो रोज प्रतिदिन काम करके उनको प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी दी जाती है। तो निर्माण स्थलों के दैनिक वेतनभोगी मजदूर तीसरे तरीके के निर्धन लोग हैं। वे निर्माण स्थलों के दैनिक वेतनभोगी का मतलब जिनको रोज हर रोज अपनी मजदूरी मिलती है काम करने के बाद। 3 तरीके भूमिहीन श्रमिक, नंबर 2 शहरों की भीड़ भरी झुग्गियों में रहने वाले लोग, और निर्माण स्थलों के दैनिक वेतनभोगी श्रमिक, ये तीनों गरीब कैटेगरी में आते हैं। और ढाबों में काम करने वाले बाल श्रमिक, वो छोटे छोटे बच्चे जो ढाबों के ऊपर काम करते हैं, वो चौथी तरीके के निर्धन लोग होते हैं। वे चित्रों में बच्चे उठाए भिखारी भी हो सकते हैं। और 5वें तरीके के वे चित्रों में बच्चे उठाए भिखारी भी हो सकते। चित्रों का मतलब फटे पुराने कपड़ों में जो भीख मांगने वाले भिखारी बच्चों को उठाकर भीख मांग रहे होते हैं, वो 5वें तरीके के निर्धन लोग हैं। हम अपने चारों ओर निर्धनता देखते हैं। वास्तव में देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। इसका अर्थ यह है कि वर्ष 2011-12 में भारत में मोटे तौर पर 270 मिलियन या 27 करोड़ लोग निर्धनता में जीते हैं। इसका यह भी अर्थ है कि विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धनों का संकेंद्रण है, और ये इस चुनौती की गंभीरता को दर्शाता है। एक तो सबसे पहले तो अभी तो निर्धनता का मीनिंग नहीं आया, वो आएगा, आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी ये बताया गया कि हमारे देश के अंदर कितने तरीके के निर्धन लोग पाए जाते हैं। तो भूमिहीन श्रमिक, एक नोट डाउन कर लो, जो गांव में रहने वाले भूमिहीन श्रमिक। नंबर 2 शहरों की भीड़ भरी झुग्गियों में रहने वाले लोग, और निर्माण स्थलों के दैनिक वेतनभोगी श्रमिक। नंबर 4 ढाबों में काम करने वाले बाल श्रमिक। 5वां चित्रों में बच्चे उठाए हुए भिखारी। और अगर हम देखते हैं तो चारों तरफ निर्धन लोग दिखते हैं हमें, और वास्तव में हमारे भारत के अंदर हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। और इसका अर्थ यह है कि वर्ष 2011-12 में भारत में 27 करोड़ लोग निर्धनता में जी रहे थे, गरीबी में जी रहे थे। इसका यह भी अर्थ है कि विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धनों का संकेंद्रण है। दुनिया में सबसे ज्यादा निर्धन लोग कहाँ रहते हैं? इंडिया में रहते हैं। ये इस चुनौती की गंभीरता का दर्शाता है।
मतलब सबसे ज़्यादा गरीब लोग दुनिया के किसी और देश में नहीं, भारत में रहते हैं। और हमारे इंडिया में निर्धनता सबसे बड़ी चुनौती है, गरीबी सबसे बड़ी चुनौती है। और इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा निर्धनों का होना ही निर्धनता की चुनौती की गंभीरता को दर्शाता है। निर्धनों के दो विशिष्ट मामले, निर्धनता के दो विशिष्ट मामले। 33 वर्षीय राम शरण झारखंड में रांची के निकट गेहूं के आटे की एक मिल में दैनिक श्रमिक के रूप में काम करता है। यानी कि 33 years old राम शरण झारखंड में रांची के निकट, धोनी का गांव है ना जो रांची जो शहर है, जो भी उसके आसपास कोई वो है, झारखंड में रांची के निकट गेहूं के आटे की कोई चक्की लगी हुई है। वहां पर एक 33 वर्षीय राम शरण डेली वेजेस के ऊपर काम करता है। एक 33-year-old राम शरण झारखंड के रांची के निकट एक गेहूं के आटे की चक्की है, वहां पर डेली बेसिस पे या दैनिक श्रमिक के रूप में काम करता है। जब कभी उसे रोजगार मिलता है तो वह एक महीने में लगभग 1500 रुपये कमा लेता है। जब कभी उसे रोजगार मिलता है, जब मतलब उसको काम मिल जाता है करने के लिए, तो महीने में वो ओनली 1500 रुपये ही कमा पाता है। यह 6 सदस्यों के परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। लोगों 15,000 भी कमाते हों आज के समय में तो वो कम पड़ जाता है, लेकिन राम शरण है जो 33 वर्षीय झारखंड रांची के निकट किसी गेहूं के आटे की मिल में काम करता है। वो महीने में अगर उसको काम मिलता है तो कुछ दिन काम मिल रहा है तो 1500 ही कमा पाता है। उसकी फैमिली में भी 6 मेंबर हैं और 6 मेंबरों का खर्चा निकालना उसके लिए 1500 में मुश्किल है, जिसमें उसकी पत्नी और 6 माह से 12 वर्ष तक की आयु के 4 बच्चे शामिल हैं। जिसमें उसकी पत्नी है, वो खुद है, और एक बच्चा उसका 6 महीने का ही है, और 4 बच्चे हैं 12 वर्ष, जो 6 महीने से लेके 12 वर्ष तक के 4 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीबी हैं। तो उन्होंने 6 सदस्यों को उसने 15 महीने में 1500 रुपये में एक महीना खाना खिलाना है। आप भी समझ सकते हो तो कितना मुश्किल है। उसे रामगढ़ के समीप गांव में रह रहे अपने बूढ़े माता पिता के लिए भी पैसा भेजना पड़ता है। 1500 में ऐसा नहीं है कि उसने अपनी फैमिली चलानी है, उसने अपने गांव में रह रहे बूढ़े माता पिता के लिए भी इसी में से पैसे भेजने हैं। उसके भूमिहीन श्रमिक पिता अपने जीवन निर्वाह के लिए राम शरण और हजारीबाग में रह रहे उसके भाई पर निर्भर है। मतलब जो उसका राम शरण का पिता है वो भी गरीब है, क्योंकि भूमिहीन श्रमिक है वो भी। तो उसका जो भूमिहीन श्रमिक पिता है राम शरण का, उसको अपने जीवन को चलाने के लिए राम शरण पर और हजारीबाग में रह रहे उसके भाई, मतलब राम शरण का दूसरा भाई हजारीबाग में रहता हुआ उसके ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। राम शरण शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित भीड़ भरी बस्ती में किराए पर एक कमरे के मकान पर रहता है। जो राम शरण के 6 बच्चे हैं, 1500 कमाता है, अपने 6 बच्चों का भी पेट पालना, बाप के लिए भेजना है, और रहता भी किराए पे है। तो देखो कितनी मुश्किल है, कितना गरीब है ये। राम शरण शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित भीड़ भरी बस्ती में किराए पर एक कमरे के मकान में रहता है। यह ईंटों और मिट्टी के खपड़ों से बनी एक काम चलाऊ झोपड़ी है, और जिस कमरे में रह रहा है वो ईंटों और मिट्टी के खपड़ों से बनी हुई काम चलाऊ झोपड़ी है, वो भी किराए पे है। उसकी पत्नी संता देवी कुछ घरों में अंशकालिक नौकरानी का काम करती है। जो उसकी पत्नी है, उसका नाम संता देवी है, राम शरण की पत्नी का, वो थोड़े समय के लिए नौकरानी का काम करती है लोगों के घरों में, तथा 800 रुपये और कमा लेती है। 1500 वो कमाता है, 800 उसकी संता देवी जो पत्नी है वो कमा लेती है। लोगों के घरों में काम करके 800 रुपया वो कमा लेती है। वे दिन में 2 बार
वे दिन में 2 बार दाल और चावल का अल्प भोजन जुटा लेते हैं। मतलब रामशरण और उसके 4 बच्चे और उसकी पत्नी 2 बार दाल और चावल का बहुत कम भोजन ही जुटा पाते हैं। मतलब सारे दाल और चावल 2 बार बनती है और उसमें उनका पेट ढंग से नहीं भर पाता, पर यह उन सबके लिए काफ़ी पर्याप्त नहीं होता। उसका बड़ा बेटा परिवार की आय में वृद्धि के लिए चाय की एक दुकान में एक सहायक का काम करके 300 रुपये और कमा लेता है। जो रामचरण का बड़ा बेटा वो 12 साल से तो कम है, लेकिन वो चाय की दुकान पर काम करता है सहायक का, और उसको 300 रुपये उसको मिल जाते हैं। उसकी 10 साल की बेटी छोटे बच्चों की देखभाल करती है। 10 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है, तो बाकी 3 बच्चे रह जाते हैं। एक तो 12 साल का जो बच्चा लड़का बड़ा उसका वो चाय की दुकान पे काम करता है। जो उसकी बड़ी लड़की है वो 2 दूसरे बहन भाइयों को छोटों को संभालती है। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता। उनमें से प्रत्येक के पास 2 जोड़े फटे पुराने कपड़े ही हैं। रामचंद्र के जो बच्चे हैं उनके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है और ना ही कोई स्कूल जाता है। नए कपड़े तभी खरीदे जाते हैं जब पुराने बिल्कुल पहनने योग्य नहीं रहते। नए कपड़े उस टाइम खरीदता रामचंद्र बच्चों के लिए जब पुराने कपड़े पहनने लायक नहीं रहते। जूते पहनना विलासिता है, और जूते जो पहनना है विलास मतलब नंगे पैर ही घूमते हैं बच्चे। छोटे बच्चे अल्प पोषित रहते हैं। जो छोटे बच्चे हैं उनके 6 माह की बेटी है, जो उससे थोड़ा बड़ा बच्चा है, उनको पूरा खाने के लिए आहार नहीं मिलता। जब वे बीमार होते हैं तो उन्हें चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं मिलती। ना स्कूल जाते हैं, ना पहनने के लिए कपड़ा मिलता है, ना जूते मिलते हैं पहनने के लिए, और खाना भी भरपेट नहीं मिलता, जिसके कारण उनको पूरे पोषक तत्व नहीं मिल पाते छोटे वाले बच्चों को। और जब वो बीमार हो जाते हैं तो उनको कोई डॉक्टर को भी दिखाने नहीं लेकर जाता, उनका इलाज भी नहीं करवाया जाता। तो हम देखते हैं कितना मुश्किल भरा रामचंद्र का जीवन है। वो एक आटे की जो मिल है झारखंड में, रांची के पास, वहाँ लगा हुआ है। 1500 रुपये मिलता है। अपने फादर को भी उसमें से पैसे भेजता है। उसकी जो वाइफ है वो संता देवी, वो लोगों के घर में काम करके 800 कमाती है। बड़ा बेटा 12 साल का भी नहीं है, वो 300 रुपये वो किसी चाय के ढाबे पर काम सहायक का काम करके कमा लेता है। छोटी बेटी जो 10 साल के, वो छोटे 6 माह के या 10 साल से जो छोटा बच्चा उनको संभालती है। कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता, फटे पुराने कपड़े पहनते हैं। कपड़े भी तब खरीदे जाते हैं जब बिल्कुल पुराने वाले फट जाते हैं। जूते पहनने के लिए नहीं। बीमार होने पर डॉक्टर के पास दिखा मतलब दवाई वगैरह लेने के भी पैसे उनके पास नहीं है। तो बहुत ज़्यादा गरीबी है रामचंद्र के घर में। एक और स्टोरी है ग्राम, ये शहर की निर्धनता है। जो रामचरण वाली कहानी है वो शहरी निर्धनता की कहानी बता रही है कि शहर में गरीब बंदा कैसे जिंदगी जीता है। और वो किराए पे रह रहा है वहाँ पे, और वो भी कच्ची मिट्टी का कमरा जिसमें रहता है। और आगे हम ग्रामीण निर्धनता, लखा सिंह उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास एक गांव का रहने वाला है। लखा सिंह उत्तर प्रदेश में मेरठ जगह है, और वह गांव का रहने वाला है। उसके परिवार के पास कोई भूमि नहीं है। भूमिहीन को तो वैसे भी गरीबों में माना जाता है। उसके परिवार के पास कोई भूमि नहीं है, इसलिए वह बड़े किसानों के लिए छोटे मोटे काम करता है। काम अनियमित होता है, मतलब उसको लगातार काम नहीं मिलता, और चाय भी वैसी ही होती आय भी वैसी ही होती है। जब कभी कभी काम मिलता है तो जो उसको इनकम होती है, कमाई होती है, वो भी वैसी ही होती है। कभी होगी तो कभी नहीं हुई। कई बार उसे पूरे दिन की मेहनत के बदले 50 रुपए ही मिलते हैं। अब किसके का उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास कोई गांव है, वहाँ पे एक लक्का सिंह है जिसके पास कोई जमीन नहीं है। वो बड़े किसानों के लिए छोटे मोटे काम करता है, और उसके जो काम है वो रेगुलर काम उसको नहीं मिलता, जिसके कारण पैसा भी रेगुलर उसके पास नहीं आता। और कई बार तो वो पूरा दिन मेहनत करने के बाद 50 रुपये ही उसको मिलते हैं। लेकिन प्राय खेतों में पूरे दिन मेहनत करने के बाद उसे वस्तु के रूप में कुछ किलोग्राम गेहूं, दाल या थोड़ी सी सब्जी भी मिल जाती है। कई बार जब वो
खेतों में काम मेहनत करता है तो उसके बदले में उसे कुछ किलोग्राम गेहूं, दाल या थोड़ी सी सब्जी मिल जाती है। कभी उसको 50 रुपए ही पूरे दिन में मिलते हैं। 8 सदस्यों का परिवार हमेशा 2 वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाता। मतलब लखा सिंह की फैमिली में 8 मेंबर है और 8 मेंबरों को 2 वक्त का भोजन भी वो जुटा नहीं पाते। लखा सिंह गांव के बाहर एक कच्ची झोपड़ी में रहता है। और वो गांव में कहाँ रहता है? कच्ची झोपड़ी में रहता है। परिवार की महिलाएं पूरा दिन खेतों में चारा काटने और खेतों से जलाने की लकड़ियां बीनने में ही गुजार देती हैं। और लखा सिंह के घर से जो महिलाएं हैं वो खेतों में से चारा काटने और खेतों से जलाने के लिए लकड़ियां बीनने में ही गुजार देती हैं। उसके पिता की जो तपेदिक के मरीज थे, चिकित्सा के अभाव में 2 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई। तो लखा सिंह का बाप था, वो तपेदिक का मरीज था और उसका इलाज नहीं हो पाया, जिसके कारण 2 साल पहले उसकी मृत्यु हो गई। उसकी माँ अब उसी बीमारी से ग्रस्त है। मतलब अब पिता की तो तपेदिक बीमारी से मृत्यु होगी, उसका इलाज नहीं कर पाए, तो पैदिक उसकी माँ भी, अब लखा सिंह की जो माँ है उसको भी उसके बाप वाली बीमारी हो गई और उसका जीवन भी धीरे धीरे क्षीण हो रहा है। मतलब उसकी माँ का भी शरीर धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। जबकि गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है, लखा वहां भी नहीं गया। गांव में एक प्राइमरी स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय जिसे कहते हैं, वहां पर भी लखा पढ़ने नहीं गया। उसे 10 वर्ष की उम्र से ही कमाना शुरू करना पड़ा। लखा सिंह को 10 साल की उम्र में ही कमाना शुरू करना पड़ा। नए कपड़े खरीदना कुछ वर्षों में ही संभव हो पाता है। लक्का सिंह की फैमिली में जो कपड़े खरीदने होते हैं नए, तो वो कई सालों बाद संभव हो पाते हैं। यहाँ तक कि परिवार के लिए साबुन और तेल भी एक विलासिता है। मतलब कि वो तेल और साबुन भी लखा की फैमिली खरीद नहीं पाती, वो भी एक लग्जरी है, विलासिता है उसके लिए। निर्धनता के उपरोक्त मामलों का अध्ययन करें और निर्धनता से संबंध निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा। भूमिहीनता, बेरोजगारी, परिवार का निरक्षरता, खराब स्वास्थ्य, कुपोषण, बाल श्रम, असहायता। मतलब जब गरीबी होती है कहीं जगह, तो उसके पास, जो बंदा गरीब होता है उसके पास ना तो भूमि होती है। जिन लोगों के पास अपनी भूमि नहीं होती उनको दूसरे के लोग भूमि पर, जमीनों पर काम करना पड़ता है, वो भी गरीब होते हैं। जिनके पास रोजगार नहीं होता, काम नहीं जिनको मिलता, वो भी गरीब होते हैं। जिन लोगों के परिवार का आकार बड़ा होता है वो भी निर्धन होते हैं, क्योंकि ज्यादा बड़े परिवार का पालन पोषण तभी ढंग से हो सकता है अगर बंदे के पास नौकरी या बिजनेस अच्छा हो जिसमें कमाई ज्यादा होती है। तो ज्यादा बड़े परिवार के कारण भी गरीब होता है बंदा। और मेरा जो पढ़ नहीं पाता तो वो गरीब ही होएगा। खराब स्वास्थ्य, कुपोषण, जो गरीब होते हैं वो अपने, मतलब वो चीजें नहीं खा सकते जिससे उनके शरीर को पोषण मिलता है, इसलिए वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं और उनका हमेशा स्वास्थ्य खराब रहता है। बाल श्रम, और जिन घरों में गरीबी होती है उनके बच्चों को भी छोटी उम्र में ही काम करना पड़ा। जैसे लखा सिंह का देखा कि उसको 10 साल की उम्र में ही काम करना शुरू करना पड़ा था। असहायता, और जिनके पास खाने के लिए नहीं, ना पढ़ने के लिए इतना पैसा कि वो पढ़ सकें, तो और जिनके पास काम नहीं होता, जिनके पास जमीन नहीं होती, तो वो असहाय अपने आप को मजबूर महसूस करते हैं। और हमने एक राम सरन की कहानी पढ़ी है। राम सरन के भी, मतलब खाने के लिए भी पूरा, मतलब जितनी जिंदगी की जरूरतें हैं उनकी फैमिली में वो जरूरतें जिस तरीके से पूरी होनी चाहिए राम सरन और लखा सिंह के घर में वैसे नहीं पूरी होती। ऐसे लोगों के कारण, ऐसे निर्धन लोगों के कारण भारत के अंदर विकास नहीं हो पा रहा। ऊपर के दोनों विशिष्ट उदाहरण
निर्धनता के अनेक आयामों को दर्शाते हैं। वे दर्शाते हैं कि निर्धनता का अर्थ भूखमरी और आश्रय का न होना। जो क्वेश्चन आते हैं कि निर्धनता के दो आयाम कौन से हैं, इसको अंडरलाइन कर लो। ऊपर के दोनों विशिष्ट राम शरण और लखा सिंह के उदाहरणों से क्या पता चला, निर्धनता के अनेक आयामों को दर्शाती है। राम शरण की कहानी और लखा सिंह की कहानी निर्धनता के बहुत सारे आयामों को दर्शाते हैं, लेकिन निर्धनता के दो मुख्य आयाम होते हैं, भूखमरी और आश्रय का ना होना। इसको अंडरलाइन कर लो। निर्धनता के दो मुख्य आयाम भूखमरी और आश्रय का ना होना। यह एक ऐसी स्थिति भी है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते या कोई बीमार आदमी इलाज नहीं करवा पाता। निर्धनता का अर्थ स्वच्छ जल और सफाई सुविधाओं का अभाव भी है। इसका अर्थ नियमित रोजगार की कमी भी है तथा न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव भी है। अंततः इसका अर्थ है कि असहायता की भावना के साथ जीना। मतलब दो मुख्य आयाम वो याद कर लो, भूखमरी और आश्रय का न होना। और गरीबी एक ऐसी स्थिति भी है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते या कोई बीमारी आदि का इलाज नहीं करवा पाते। निर्धनता सब कुछ, जब आपको निर्धनता का अर्थ आएगा तो ये सब कुछ लिख सकते हो आप। ये एक ऐसी स्थिति है जब माता पिता अपने बच्चों को पढ़ने नहीं भेज सकते, विद्यालय में पाते, बच्चों का इलाज नहीं करवा पाते। निर्धनता में व्यक्ति को स्वच्छ जल भी नहीं मिलता, सफाई सुविधाओं की कमी रह जाती है। इसका और व्यक्ति को जब निर्धन होता है तो उसको लगातार नियमित रोजगार नहीं मिलता तथा न्यूनतम शालीनता स्तर का की कमी होती है। जो कम से कम जो व्यक्ति की जरूरतें होती हैं वो भी पूरी नहीं हो पाती। अंततः इसका अर्थ है कि असहायता की भावना के साथ जीना। निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें उनके साथ खेतों, कारखानों, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों और लगभग सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है। स्पष्ट है कि कोई भी निर्धनता में जीना नहीं चाहता। निर्धन जो व्यक्ति होता है वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाता, अपने बच्चों का इलाज नहीं करवा पाता, उसको लगातार काम भी नहीं मिलता, उसके जो जीवन का स्तर होता है, जीवन जीने के लिए जो कम से कम जो चीज़ें होती हैं वो भी उसको नहीं मिल पाती। और मतलब कम से कम ज़रूरतें होती हैं वो भी पूरी नहीं हो पाती। वो असहायता की भावना के साथ जीता है। और निर्धन लोग जो होते हैं वो ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें उनके साथ जो निर्धन लोग होते हैं उनका लोग उनकी कहीं भी रिस्पेक्ट नहीं करते। कारखानों में, खेतों में, सरकारी कार्यालयों में, हॉस्पिटल हो गए, रेलवे स्टेशनों पर, लगभग सभी स्थानों पर उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। कोई भी उनकी, निर्धनों की या गरीबों की इज्जत नहीं करता। स्पष्ट है कि कोई भी निर्धनता में जीना नहीं। आपने इसमें कर निर्धनता के दो मुख्य जाम करने, भुखमरी और आश्रय। और जो जितनी करीबी निर्धन वह व्यक्ति होता है, अभी भी मैंने बताया कि बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाता, बीमार व्यक्ति अपना इलाज नहीं करवा पाता। जो निर्धन होता है ना ही उसको पीने का साफ पानी मिलता है, न सफाई होती है उसके घर में, या जिस जगह भी वो रह रहा हो ना उसको लगातार काम मिलता है कि जिससे वो कमाई उसको मिल जाए, और जीवन की जो कम से कम ज़रूरतें होती हैं उनको भी वो पूरा नहीं कर पाता और असहायता की भावना के साथ जीता है। निर्धन लोगों की ना तो खेतों में, ना कारखानों में, ना सरकारी कार्यालयों में, ना अस्पतालों, ना रेलवे, कहीं किसी भी पब्लिक प्लेस पे लगभग सभी स्थानों पर उनके साथ बुरा व्यवहार होता है, दुर्व्यवहार होता है। और कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि वो गरीबी में जिए। अपने करोड़ों लोगों को आपने करोड़ों लोगों को दयनीय निर्धनता से बाहर निकालना स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रही है। अब भारत में 27 करोड़ लोग निर्धन पाए जाते हैं। और आप लोग 2020 के अनुसार गूगल पे भी सर्च कर सकते हो कि 2020 में कितनी कितनी निर्धनता भारत में पाई जा रही है। वो तो 2011-12 के अनुसार है जो हमने पढ़ी है ऊपर। तो
अपने करोड़ों, जो भारत के करोड़ों लोग जो दयनीय निर्धनता में जी रहे हैं, मुझे मतलब इतने गरीब हैं कि उनके ऊपर दया आती है। भारत के अंदर करोड़ों लोग हैं जो बहुत ज़्यादा गरीबी में जी रहे हैं, जो जिनकी गरीबी को देखकर उनके ऊपर दया आती है। तो उन लोगों को गरीबी से बाहर निकालना भारत के आगे सबसे बड़ी चुनौती है। महात्मा गांधी हमेशा इस पर बल दिया करते थे कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब जहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त होगा। महात्मा गांधी क्या कहते थे, हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि भारत सही अर्थों में तभी, मतलब हम अंग्रेजों से तो स्वतंत्र हो गए थे, लेकिन भारत के अंदर जो गरीबी थी उसके कारण हम अभी भी दुखी थे। तो गांधी जी यही सोचते थे कि भारत पूरे सही मायनों में तब स्वतंत्र होगा जब भारत में से प्रत्येक व्यक्ति निर्धनता से मुक्त हो जाएगा, जो गरीबी बिल्कुल खत्म हो जाएगी इंडिया से। तो आगे का जो चैप्टर है हम कल पढ़ेंगे। अभी आप लोगों ने ये पढ़ लेना कि हमारे इंडिया के सामने कौन सी मुख्य चुनौती है, निर्धनता। और फिर उसके बाद आपने 5 तरीके के जो निर्धन लोग हैं वो पढ़ लेना। ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन श्रमिक, शहरों में भीड़ भरी झुग्गियों में रहने वाले लोग, और ढाबों में काम करने वाले बाल श्रमिक, और चित्रों में बच्चों को उठाए हुए भिखारी। और जब 5 तरीके के लोग हमने पढ़े हैं वो आप लर्न कर लेना। उसके बाद राम शरण वाली, ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में राम शरण और लखन सिंह वाली जो कहानियाँ वो भी याद रखना कि कैसे लोग, मतलब लोगों की जो फैमिलियाँ बड़ी होती हैं, काम जब नहीं मिलता तो उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि ज़िंदगी की नए कपड़े नहीं पहन पाते, जूते नहीं पहन पाते, उनको खाने के लिए 2 टाइम का खाना भी वो जुटा नहीं पाते, पूरे पोषक तत्व नहीं मिल पाते। तो जो निर्धन, तब अंग्रेज हमने हमारा देश आज़ाद हो गया, लेकिन निर्धनता के कारण अभी भी हम वो विकास की दर नहीं हासिल कर पाए जो करनी चाहिए। तो एक हमें इसमें से वो 2 आश्रय आज आम करने हैं, उसकी निर्धनता की, भूखमरी और आश्रयहीनता। एक मैंने बार बार वो कर दिए थे, गरीब व्यक्ति क्या होता है कि उसके पास अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए पैसे नहीं होते, इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं होते, वो उसको साफ पीने का पानी और रहने की साफ सफाई वाली जगह नहीं मिलती, उसको लगातार रोजगार नहीं मिलता, इसलिए वो कमा नहीं पाता, उसको वो अपने जीवन की जो कम से कम ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा नहीं कर पाता। असहायता की भावना उसके अंदर बस जाती है। और इन गरीब लोगों को कहीं भी खेतों में और कारखानों में, सरकारी कार्यालयों में, अस्पतालों, रेल में, कहीं भी वो जाते हैं उनको इज्जत नहीं मिलती और दुर्व्यवहार होता है। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति इसमें गरीबी में नहीं रहना चाहता। भारत के अंदर जो करोड़ों लोग गरीबी में, दयनीय निर्धनता में जी रहे हैं, तो उन लोगों को गरीबी में से बाहर निकालना भारत की सबसे बड़ी चुनौती है। महात्मा गांधी जी ने भी यही कहा है कि हम सही मायने में उस दिन स्वतंत्र होंगे जिस दिन हमारे देश से गरीबी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, कोई एक व्यक्ति भी निर्धन नहीं रहेगा। और आगे हम इस चैप्टर को कल पढ़ेंगे। आप लोग सारे बच्चे इसको ढंग से पढ़ भी लेना, मतलब सुन भी लेना ऑडियो को, और उसके बाद आप अपना चैप्टर खुद बुक में से भी रीड करना। और जब आप मेरी वीडियो सुनते हो तो अपनी बुक पास में रखा करो, और जो चीज़ मैं नोट करने के लिए कहती हूँ प्लीज़ वो भी नोट